आज सबसे पहले आप गृह मंत्री अमित शाह का ये सॉलिड इंटरव्यू देखिए जिसमें उन्होंने वोटिंग से पहले नतीजों को लेकर भविष्यवाणी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं राजनीति में जो वक्त पहचान ले वो इतिहास बना देता है, और अगर वाकई बिहार के चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन जाती है तो इतिहास ही कहलाएगा। अगर फिर से 11वीं बार नीतीश कुमार सीएम बन जाते हैं तो ये इतिहास ही कहलाएगा। अगर एक बार फिर से 20 साल शासन में रहने के बाद एनडीए की सरकार बनती है तो ये नई तस्वीर होगी एक बार फिर से। इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए आज बिहार के मधुबनी में दिन भर के चुनावी प्रचार के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मधुबनी के बारे में कहते हैं कि मधुबनी के नाम से ही रस झरता है, और ये पूरा मिथिलांचल का इलाका। शुरुआत कुछ ऐसे ही सवाल से करते हैं कि आपके लिए प्रचार बाकी राज्यों के प्रचार से कैसे अलग है? देखिए, बिहार भारत के इस इतिहास का एक बहुत अभिन्न अंग है और एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में इतिहास के यहाँ से करीब करीब 1000 साल तक पूरे देश पर शासन चला है। और उसी समय बिहार में ज्ञान, कला, साहित्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र, विज्ञान, इस सभी विधाओं में एक उत्कृष्ट शोध भी हुआ और शोध के परिणामों का संचय भी हुआ। यहीं पर विक्रमशिला और नालंदा विद्यापीठ हुए। यहीं से तक्षशिला का लगभग 500 साल तक वित्त पोषण हुआ। तो ये 3 बहुत बड़े महाविद्यालयों ने न केवल भारत के इर्द गिर्द जुड़े हुए चीन तक के सभी देशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। और एक प्रकार से मैं साइंटिफिक डेटा के आधार पर कहना चाहता हूँ कि बिहार का युवा का आईक्यू दुनिया में करीब करीब सबसे ज्यादा है। बिहार के लोग बहुत खुश होंगे ये बात सुनकर। और मैं कई बार कहता हूँ इसको, और मेरे पास एक अलग प्रकार का डेटा भी है, मगर आज हमारे इंटरव्यू का विषय ये नहीं है। मैं राजनीति पर बाद में आऊंगी सर। एक और सवाल है बस बिहार से जुड़ा। आप हमेशा कहते हैं अमित शाह जी की राजनीति हमारे लिए, सियासत हमारे लिए सिर्फ सत्ता का साधन नहीं है, विचारधारा पर हम जोर देते हैं। उस विचारधारा में बिहार कहाँ बैठता है? देखिए, बिहार भारत का ही हिस्सा है और एक प्रकार से पूरे भारत ने मेरी पार्टी की विचारधारा को स्वीकार किया है। तभी तो 1980 में बनी हुई, एक प्रकार से 1950 में, मगर 1980 में हमारा पुनर्जन्म हुआ। 80 से 2025 तक 45 साल के कालखंड में 17 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। और आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सरकारें हैं। एनडीए की मिलाए दे तो 2/3 देश में हमारी सरकारें हैं। हजारों तहसील पंचायतें हैं, सैकड़ों जिला पंचायतें हैं, सैकड़ों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं। ये विचारधारा की स्वीकृति का परिचायक है। और बहुत लंबे समय के बाद तीसरी बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। बिहार में इतनी सीटें दी हैं, 12-12 आप दोनों को। सर, अब तो वोटिंग का दिन पहले दौर के लिए करीब आ गया है। आपकी नजर में क्या स्थिति दिख रही है? बहुत अच्छी स्थिति है। हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करेंगे। 160 का आप दावा कर रहे हैं? मतलब 160 से ज्यादा मतलब सब पार्टियों की अच्छी परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि जेडीयू भी अच्छा करेगी या बीजेपी ज्यादा अच्छा करेगी? कमोबेश सबका स्ट्राइक रेट हमारा समान रहेगा। सबका स्ट्राइक रेट समान रहेगा। ये बहुत दिलचस्प है। सर, जो लास्ट पीसी हुई है और मैनिफेस्टो पर आ जाते हैं सीधा। मुझे भी एहसास है आप सुबह से लगातार प्रचार में गए। मैनिफेस्टो पे जब हम आते हैं तो मैनिफेस्टो में आपने भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, रोजगार का। आप कह रहे हैं हाँ कि अब आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ, रोजगार हम सृजन करेंगे। इसमें कितनी सरकारी नौकरी होगी, कितना रोजगार सृजन, क्या कोई रोड मैप है? देखिए, रोजगार के 3 हिस्से हैं: सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और स्वरोजगार जी। ये तीनों का प्रमाण इसमें क्या होगा वो हम 2 साल में तय कर लेंगे। अभी तक 11 साल में हमने बिहार के अंदर इंडस्ट्री के लिए जो बहुत जरूरी है
वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। रोड, रास्ते, ब्रिजेस, बिजली के कारखाने, ढेर सारा इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी बना चुके हैं। कई सारी बड़ी इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगाई है। जैसे इथेनॉल उत्पादन में आज बिहार देश में सबसे पहले नंबर पर है, जो पहले कभी चित्र में नहीं था। बरौनी का खाद का कारखाना शुरू हो चुका है। 2 बड़े बिजली के कारखाने बन रहे हैं। पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल पार्क बहुत बड़ा बन रहा है। 9 इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिसमें मिनिमम कम भूमि वाला इंडस्ट्रियल एस्टेट 550 एकड़ का है, ऐसे 9 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट बन चुके हैं। और बिहार के अंदर किस प्रकार की इंडस्ट्री आ सकती है, इसकी सारी संभावनाओं को तराश भी लिया गया है। नई बिहार सरकार बनने के बाद कोऑपरेटिव और कृषि के संलग्न उद्योगों के माध्यम से कितने कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और स्वरोजगार का सृजन होगा, उसका भी हम डिटेल प्लानिंग करेंगे। इंडस्ट्री से कितना होगा उसका भी डिटेल प्लानिंग करेंगे। और इस सबको संभालने के लिए जो सरकारी नौकरी कितनी सृजित होगी उसका भी हम डिटेल प्लानिंग करेंगे। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतने गंगा जी पर करीब करीब 4 पुल बन चुके हैं, 10 बन रहे हैं, हजारों किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाए हैं, सारी रेलवे की लाइन का दोहरीकरण और बिजलीकरण दोनों हो रहा है। 158 रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं, बिजली के कारखाने लगे, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। ये सबका ही हिसाब करें तो 7 करोड़ से ज्यादा मानव दिन का हम रोजगारी का सृजन कर चुके हैं। 7 करोड़ मानव दिन की बात हाँ, मानव दिन, ठीक है, वर्क डेज ये हम कर चुके हैं। तो इसी तरह से सारी चीजों को मिल मिलाकर हमारा जो ये वादा है, इसके पीछे हमारी गणित भी है और तैयारी भी है। लेकिन जैसे आप तेजस्वी यादव के लिए कहते हैं कि इसका तो बजट ही नहीं है बिहार का, अगर वो हर परिवार मगर को इसमें सरकारी बिहार नौकरी- का बजट नहीं चाहिए। हाँ, प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई नौकरी लगेगी तो प्राइवेट इंडस्ट्री को देंगे। आज इथेनॉल के कारखाने में कोई बिहार का युवा नौकरी कर रहा है तो वो इथेनॉल की कंपनी ने देना है, सरकारी बजट की जरूरत नहीं है। सरकारी बजट 18,70,000 करोड़ का इन्वेस्ट हो चुका है। उसी फैक्ट्री के निवेश पर सर टारगेट कर रहे थे। फैक्ट्री के निवेश पर हाँ। नहीं, रोड बनाने वो में, मैं समझ बिजली के कारखाने बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में 18,70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो चुका है। वो ये कह रहे हैं कि विक्ट्री इनको चाहिए बिहार में, लेकिन फैक्ट्री ये लगाते हैं गुजरात में, और ये नहीं, कहकर आप दोनों इथेनॉल पर के टारगेट- कारखाने यहीं लगे हैं, बिहार में ही लगे हैं। रीगा में आज मैं सभा कर आया, वहां चीनी मिल बिहार रीगा में ही चालू हुई है, जो मोदी जी का वादा था। और आज मैं कह कर आया हूं, बिहार में हम 25 चीनी मिले या तो पुनर्जीवित करेंगे या नहीं करेंगे। तो जहां पानी का लेवल ज्यादा है, हर जगह पे सस्ते क्रॉप की जगह गन्ने का क्रॉप होगा और चीनी मिल का मुनाफा कोऑपरेटिव के कारण किसानों के पास। अगला मुद्दा रोजगार के बाद आते हैं सर, ये जो 10,000 का आपका, क्योंकि अब वो आंकड़ा बढ़कर 1,51,00,000 महिलाओं को 10,000 गया है। मैं भी कई महिलाओं से मिली, आज भी मुझे एक महिला मिली जिन्होंने कहा सिलाई मशीन खरीदी है, एक ने बताया कैंडल मेकिंग खरीदा, कईयों ने बकरियां खरीदी है, कुछ ने बाछी खरीदी है। वो कह रहे हैं कि ये वोट खरीदी है, ये जो बीजेपी कर रही है वोट देखिए अंजना खरीदी। जी, आप ही कह रहे हो कि वो महिला ने सिलाई मशीन खरीदी है, किसी ने बकरियां ली है, किसी ने केक बनाने का मशीन लिया है, तो वो उसकी रोजगारी के सृजन के लिए है। और अब ये 10,000 रुपया हमने जो भेजा है, ये सारी 25 महिला इकट्ठा होती है तो 2,25,000 रुपया होता है। और ये 2,50,000 रुपये को सीड मनी के रूप में इकट्ठा कर कम से कम 20 लाख का लोन मिल सकता है। तो एक अच्छा गृह उद्योग, कुटीर उद्योग शुरू हो सकता है। अगर इसको भी आप वोट खरीदने का माध्यम कहते हो तो विपक्ष बोलता रहे, हमारी तो श्रद्धा है कि गरीब महिलाओं को एम्पावर करने से नेक्स्ट जनरेशन पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चे की करती है। बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और अच्छे नागरिक बनते हैं। गृह मंत्री जी, अगला मुद्दा जिस पर आप विपक्ष मतलब तेजस्वी यादव सबको घेर रहे हैं वो है जंगल राज। अब इस पर मेरे 2 सवाल हैं कि जंगल राज आज से 20 साल पहले
अब आप कह रहे हैं कि 3 नए मंत्री, आपने अपने एक रैली में कहा कि 3 मंत्री बनेंगे अगर तेजस्वी यादव आएंगे, अपहरण, हत्या, रंगदारी। तो लालू राज में जो हुआ उसका तेजस्वी यादव को कैसे ब्लेम कर सकते? लालू तेजस्वी जी कौन है? बेटे हैं उनके। आरजेडी के सारे टिकट किसने बांटे? अपने हाथ से किसने दिए? जरा बताइए तो। लालू जी में कई लोग, लालू जी ने ही दिए। तेजस्वी टिकट भी पार्टी के अध्यक्ष होकर बांटने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज भी आरजेडी के अध्यक्ष लालू जी है। आरजेडी की एक विचारधारा है लठमार रैली करने का। वो विचारधारा के आधार पर ही आरजेडी चलता है। अभी भी उनके गाने शुरू हो गए बिहार में, कट्टा लहराएंगे, कट्टा लहराएंगे। अभी तो चुनाव जीते भी नहीं। चुनाव जीतेंगे तो जंगल राज ही आएगा, आप मेरी बात मान कर चलिएगा। और 20 साल से जंगल राज नहीं है, इनमें उनका कोई योगदान नहीं है। 20 साल उनका शासन नहीं है, इसलिए है। अगर उनका शासन आया है तो नए चेहरे के साथ, नए भेष में, नए कपड़ों के साथ जंगल राज ही आएगा। इसलिए मैं बिहार की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि अगर विकसित बिहार का संकल्प सिद्ध करना है तो अच्छी कानून और व्यवस्था के बगैर हो नहीं सकता, जो आरजेडी नहीं दे सकती। एक स्ट्रैटेजी क्लियर दिख रही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आजकल पोस्टर से लालू जी की फोटो गायब है, तो ऐसा उन्होंने क्या पाप किया है कि उनको छिपाया जा रहा है? तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है क्या? नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सीधा साधा उत्पन्न होने वाला सवाल है। पोस्टर देखकर आप पूछ लीजिएगा, यूपीए वाले मिल जाए तो, राहुल जी या लालू जी के बेटे से। पर वो तो अब चुनाव नहीं लड़ रहे, तो उनकी फोटो वो कह रहे हैं काहे को लगाएंगे हम? नहीं, हमारे चुनाव में कई ऐसे लोगों का फोटो होता है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी कहाँ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? फोटो होती है। अटल जी का भी होता है, दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी होता है। लेकिन ये जो हमला था जंगल राज वाला, क्या गृह मंत्री जी वो मोकामा की घटना से उसकी धार कुंद हुई है? जरा भी नहीं हुई है। देखिए, जंगल राज की व्याख्या क्या है? किसी भी अच्छे कानून और व्यवस्था में एक भी घटना नहीं होगी ऐसा नहीं होता। जंगल राज कब फैलता है? जब घटना होने के बाद वो आदमी कौन है इसके आधार पर कानून काम करता है, तब जंगल राज पैदा होता है। उनके जमाने में ऐसी घटनाएं होती थी, इससे भी बड़े नरसंहार होते थे, जहाँ 35-35, 40-40 लोग को मार दिया जाता था, और वो अपराधी मुख्यमंत्री के साले के घर में प्रश्रय लेते थे या मुख्यमंत्री के स्वयं के घर में छिपते थे, और पुलिस बाहर उनका चौकी करता था। तब जंगल राज फैलता है। मोकामा की घटना हुई, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, परंतु उनको बचाया नहीं गया है। उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन अनंत सिंह एक मतलब उनपे बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया। ऐसा है अंजना जी, आप हमको तो इतना सरलता से पूछ ले हो। राहुल जी और लालू जी को पूछे, लालू जी तो स्वयं आरोप नहीं है, सजा हो चुकी है, और राहुल जी इनके साथ हाथ मिलाकर गांधी मैदान में खड़े होते हैं। इनको तो सजा हो चुकी है ना। अपराधी सिर्फ आरोप नहीं है, अब सजा ही हो चुका, 21 साल तक मुकदमा चलकर। अब आते हैं इस बात पर कि जो हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। वो कई जगहों पर साहनी साहब के साथ मछली भी पकड़ने गए। वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राहुल जी के ऐसे निवेदनों का कांग्रेस को भरसक नुकसान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मणिशंकर अय्यर से लेकर सोनिया गांधी जी ने जब जब मोदी जी के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया, भारतीय जनता पार्टी की जीत और गाढ़ी हुई, और इस बार भी यही होगा। और उस बार तो उन्होंने छठ मैया का भी अपमान कर दिया। मोदी जी का अपमान करते 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 छठ मैया का भी अपमान कर दिया। बिहार की जनता इसको अच्छे से नहीं ले रही। छठ पूजा की आपने बात की, एक बार जातीय समीकरणों पर आते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति होती है और आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। मुस्लिम को टिकट ना देना एक भी नहीं, एनडीए से 4 मुसलमान लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है सर? सोच कोई वजह नहीं है, जो जीतता है उसको हम देते हैं।
जीत की दावेदारी जिसकी ज्यादा दिखती है ना आपको ना, लगता संभावना जिसकी, दावेदारी क्या होता है। है? अगला सवाल आपसे यही है कि ओवरऑल जो चैलेंज है अगर आप देखिए उसमें हिंदू मुस्लिम वाला क्या पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि आप सीतामढ़ी में थे, मैं उस रैली में मौजूद थी, और सीतामढ़ी की रैली में जब जब आप सीता माँ के मंदिर का ऐलान कर रहे थे तो एक रिस्पांस मिल रहा था। तो आपको लगता है आज भी मंदिर को लेकर चर्चा रेलेवेंट है इलेक्शंस में सर? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरी पार्टी मानती है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और पॉलिटिक्स में अपीसमेंट के कारण इसको साइड पे रख कर चलना, ये हमारी पार्टी इसको अच्छा नहीं मानती। सीतामढ़ी में सीता माता का भव्य मंदिर बनना, ये बिहार के जनता की मन की इच्छा है, जिसको पूरा करने का हमने वादा किया है, जिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मगर आप इसको महज एक चुनावी वादे के रूप में देख रही हो तो वो गलती है। एक ये परिवर्तन है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को जमीन पर उतारने का, और हम उतार रहे हैं। सीतामढ़ी की रैली में मैं सामने खड़ी थी, आपको सुन रही थी, आपने एक और वहां पर बात कही बहुत हुंकार के। पहले आपने इंटरव्यू में कहा था विधायक दल चुनेगा कि कौन सीएम बनेगा। आपने वहां पर कहा कि उनसे जाके कह दो सीएम और पीएम का पद नो वैकेंसी है। तो नहीं है, नीतीश कुमार जी सीएम है और मोदी जी पीएम है, कहाँ जगह खाली है? देखिए, मेरा सवाल इससे बढ़कर एक है कि आप भी यही कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम उन्हीं को सीएम बनाएंगे, तो सर एक पीसी करके अनाउंस कर देते कि हम नीतीश कुमार। नहीं, सार्वजनिक सभा में जो कहा है इसको पीसी में आप दिखाई ही दीजिए। पीसी क्या होता है? सार्वजनिक सभा में ही हम बोले सीएम और पीएम का पद खाली नहीं है इनके लिए। जो पीसी हुई उसमें मैनिफेस्टो वाली सर, उसमें सिर्फ 26 सेकंड के लिए वो आए, और 26 सेकंड की पीसी, इस पर भी बहुत हमलावर है तेजस्वी। ऐसा नहीं कह रहे है, कुछ छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग घटनाओं को बहुत अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वहाँ 5 पार्टी के प्रमुख नेता थे, सभी अगर 25-25 मिनट का भाषण करते तो 140-50 मिनट का भाषण होता। कोई पीसी 150 मिनट की हो नहीं सकती। तो घोषणा पत्र के विमोचन के बाद हमारे 2 वरिष्ठ नेता नड्डा जी और नीतीश जी चले गए, और बाकी दलों के मुख्य नेताओं ने आधा घंटे तक इंटरव्यू दिया है सबको। तो आप कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल। अब आते हैं अगले चरण पर, क्योंकि ये जो स्वेरिंग इन है उसके लिए तेजस्वी यादव ने अभी से सर डेट का ऐलान कर दिया है। अच्छी बात है। वो कह रहे हैं 18 तारीख को हम शपथ लेने वाले हैं। देश की जनता तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी। कौन सी ऐसी बात है जिस पर आपको लगता है कि बिहार की जनता एक बार फिर से सर 11वीं बार एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में, आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनको फिर से मौका? मैं 4 महीने से लगातार बिहार में आ रहा हूँ। हाँ। मैं बिहार के लोगों को भी मिला हूँ, और लोगों के बीच में रहने वाले हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं को भी मिला हूँ। मैं जानता हूँ कि बिहार की जनता फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को विजयी करेगी। सर एक मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पर फैक्ट्रियों को लेकर है, जिस पर आपने बहुत सारा कहा। एक छवि बिहार की बनी, जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए बहुत मान सम्मान, कई बार उनका तिरस्कार किया गया उनको बिहारी लेकर, और लेबर फैक्ट्री बिहार बन गया है। ये जो छवि है उसका काउंटर क्या है? क्योंकि आज भी कई ऐसे राज्य हैं, सड़कें दिख रही हैं, कई लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम भी लोगों के भी, लेकिन अभी भी कई राज्यों से पिछड़ा है। इसकी वजह क्या रही? पूरी समस्या के समाधान के लिए 20-25 साल चाहिए। हम 20 साल से यहाँ पर सत्ता में हैं, मगर पहले 10 साल ऊपर कांग्रेस की सरकारें जिन्होंने बिहार को मदद नहीं किया। फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने 10 साल में इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो सारी पूरी करी। पहले 10 साल में नीतीश बाबू ने यहाँ पर कानून और व्यवस्था का स्थिति अच्छा किया। दूसरे 10 साल में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और फैक्ट्रियां आनी भी शुरू हो गई है। और मुझे लगता है अगले 5 साल में ये रिवर्स ट्रेंड निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। एक और आपका जो इंटरव्यू में बयान था सर, जिसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है, कि बार बार वो कहते हैं कि अमित शाह जी ने कहा है कि यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती। इस पर क्या जवाब है आप? मैंने ऐसा नहीं कहा है।
हमने फैक्ट्री ऑलरेडी लगा दी है, वो भी उसी भाषण में मैंने कहा था। मैंने कहा था यहाँ विपुल मात्रा में पानी है, जमीन का कमी है और बिहारी युवा एवरेज आईक्यू से ज्यादा आईक्यू रखने वाला युवा है। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर आईटी, सॉफ्टवेयर और डेटा स्टोरेज की संभावनाएं बहुत है और इसकी पूरी संभावनाओं का दोहन हम आने वाले 5 साल में करेंगे। छोटी पार्टियों का सर जो जातीय समीकरण है वो बहुत हावी रहता है, तो 2 सवाल है। एक तो मुकेश सहनी ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि देखिए यादव और जो मल्लाह समाज के लोग हैं वो पारंपरिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे, तो उनका भी कहना था कि मुश्किल है वोट को कन्वर्ट करना एक दूसरे की तरफ। ये जो छोटी छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या चिराग पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव नीतीश बाबू के साथ, ये सब वोट ट्रांसफर होगा ऐसे? देखिए पासवान जी तो लड़े थे, चिराग जी पहली बार लड़े हैं और ये छोटे दल और छोटी पार्टियों का राजनीति भी बिहार के लिए कोई नया नहीं है। इस सब होने के बावजूद हम 20 साल से लगातार चुनकर आ रहे हैं और अगले 5 साल के लिए भी चुनकर आ जाएंगे। पीके पर सर मैंने पिछली बार एक सवाल पूछा था, प्रशांत किशोर पर एक सवाल, आप इतना घूम कर आए हैं, आपको लगा कि वो एक फैक्टर बन सकते हैं कई जगहों पर? देखिए चुनाव में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इस देश में 1550 पार्टियां थी, एक और नई बनी है जनसुराज पार्टियां, और 151 पार्टियों में से 22 पार्टियां इस राज्य में चुनाव लड़ रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 160 सीट एनडीए की पार्टियों को मिलेगा, बाकी जो बच जाता है 160 से ज्यादा में मिलेगा, बाकी जो बच जाता है वो 22 पार्टियों में बटेगा। 22 पार्टियों में बटेगा, उसमें वैसी साहब भी होंगे? जो भी होंगे वो होंगे, तो बिहार की जनता को सीमांचल में बहुत सीटों पर सर वो लड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। देखिए वो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। मेरा आकलन मेरे कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर और बिहार की जनता के साथ संवाद और मेरा प्रचार जो चल रहा है, मेरा मतलब मैं खुद प्रचार जो कर रहा हूँ, इसके आधार पर बहुत स्पष्ट है 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए बिहार में सरकार है। किसका जोर चल रहा है, मोदी जी का या नीतीश बाबू? सभी का, पूरे एनडीए के दलों का चल रहा है। और आपकी नजर में क्या लगता है कि कौन सा वो एक मुद्दा है जो आपको जीत दिलाएगा? अगर कोई एक मुद्दा ऐसा है। हमने 20 साल तक अच्छा किया है, हमारी दोनों सरकारों ने अच्छा किया है, बिहार के लिए अच्छा किया है और आगे पर अच्छा करेंगे ऐसा जनता को भरोसा भी है, यही हमें जीत दिलाए। आखिरी सवाल सर, बीजेपी का अध्यक्ष कब तक चुना जाएगा? अभी चुनाव तक तो नहीं होगा, चुनाव के बाद तुरंत करने का प्रयास करेंगे। तो डिसीजन हो गया है? ऐसा है कि मैं अकेला डिसीजन नहीं कर सकता, पार्टी करती है, मगर मुझे लगता है कि चुनाव के बाद हो जाए। गृहमंत्री अमित शाह जी, आप पटना में और तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर देखे जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। आज मधुबनी में ये इंटरव्यू कर रहे हैं, सीतामढ़ी में भी आपकी रैली थी। अब देखते हैं 14 नवंबर को जो भी नतीजे रहते हैं उसके बाद। देखिए मत 160 से ज्यादा सीटों के साथ हम जीत जाएंगे। चलिए, ये रिकॉर्डेड है सर हमारे पास। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज तक पर आने। नमस्कार। तो आपने बिहार चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह का ये सबसे बड़ा और सबसे सॉलिड इंटरव्यू देखा, जिसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे पहली बात यह है कि अमित शाह को पूरा भरोसा है कि 243 सीटों वाले बिहार में एनडीए को 160 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। प्रचंड बहुमत का वो दावा कर रहे हैं। यहाँ आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि अमित शाह बहुत सोच समझकर ऐसी भविष्यवाणी करते हैं। पिछले ही इंटरव्यू में जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा था, तब उन्होंने सीटों की संख्या नहीं बताई थी, लेकिन अब जब वो बिहार में प्रचार कर रहे हैं, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तब उन्होंने हमें ये 160 सीटों का आंकड़ा बताया है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने ये कही कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, और ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि मेरे साथ अपने पिछले इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में चुना जाता है। लेकिन अब शीशे की तरह साफ हो गया है कि एनडीए की जीत हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। तीसरा मुद्दा, वोटों की खरीद का, जिसमें विपक्षी दल सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के वक्त बिहार की महिलाएं 10-10 हजार रुपए जो उनको दिए जा रहे हैं वो इसलिए है ताकि उनके वोटों को खरीदा जा सके, और विपक्ष से शुद्ध रूप से वोटों की खरीद का मामला बता रहा है। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने इन आरोपों से इनकार किया। वो ये कह रहे हैं कि यह पैसा महिलाओं में रोजगार के सृजन के लिए दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मैं पिछले कई दिनों से बिहार में हूं और इस दौरान मैंने अलग अलग जिलों में जाकर महिलाओं से बात की है, और इसके आधार पर मैं आपको बता सकती हूं कि ये 10,000 का मुद्दा जमीन पर महिलाओं के बीच काफी जोर पकड़ रहा है।
महिलाएं बता रही हैं कि उन्होंने इन 10,000 रुपयों से बकरियां खरीदी हैं, कुछ बता रही हैं हमने सिलाई मशीन खरीदी है, एक ने मुझे बताया कि उन्होंने कैंडल मेकिंग का पूरा वो सिस्टम खरीदा है जिससे वो मोमबत्तियां बनाकर बेच रही हैं, एक ने कहा उन्होंने परचून की दुकान खोल ली है, एक ने कहा कि वो जो टोकरियां बिनी जाती हैं उसका उन्होंने काम शुरू कर दिया है, एक ने कहा कि जो मखाने का काम वो पहले से कर रही हैं उसमें उन्होंने और भी इससे अपने लिए सामान खरीद लिया है जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है। तो रोजगार सृजन की उन्होंने बात की। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है कि जब महिलाओं के खातों में सीधा पैसा आता है तो उसका काफी बड़ा असर होता है और ये बात शायद विपक्ष भी समझ रहा है। और तेजस्वी यादव ने पहले चरण की वोटिंग से पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बताया कि अगर उनका गठबंधन चुनाव में जीतता है तो उनकी सरकार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हर महिला के खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर करेगी और यही वादा है जिसका जिक्र महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी था। बस फर्क इतना है कि घोषणा पत्र में लिखा था कि 2,500 देंगे महीने में, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं, तब से महागठबंधन में हलचल है। और आज तेजस्वी यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान करना पड़ा कि 2,500 महीना नहीं बल्कि हम एक साथ पूरे साल का पैसा आपको 30,000 रुपए मकर संक्रांति के मौके पर दे देंगे। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है विजुअल स्टोरीज का। सबसे पहले हम आपको जयपुर में हुए उस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो दिखाएंगे जिसमें 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस डंपर को चलाने वाला ड्राइवर नशे में धुत था और लोगों का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। घटनास्थल के पास मौजूद एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में हादसे का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। पहले वीडियो में सड़क पर एक महिला और 2 पुरुष जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद एक बाइक सवार गुजरता है, फिर एक लोडिंग वैन और दूसरी बाइक गुजरती है। लेकिन इसके बाद तीसरे बाइक सवार की किस्मत अच्छी नहीं थी। उसे पीछे आ रहे तेज डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इसी सीसीटीवी कैमरे का दूसरा एंगल भी देखिए। वही दोनों पुरुष और महिला सड़क पर जा रहे होते हैं और अचानक तेज रफ्तार डंपर इन्हें कुचलते हुए आगे निकल गया। सड़क पर जा रही महिला की किस्मत अच्छी थी कि वो डंपर की चपेट में नहीं आई। एक अन्य सीसीटीवी कैमरे में यह भी दिखा कि डंपर चालक ने लोगों की जान लेने से कुछ मिनट पहले अपने आगे खड़ी एक कार को धीमे से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उस डंपर चालक को डांटा भी था। लेकिन इसके बाद ये डंपर चालक बहुत तेजी से वहां से निकला। आज मध्य प्रदेश के विदिशा में हिजाब को लेकर काफी हंगामा हुआ और ये पूरी घटना एक अस्पताल में हुई। दावा है कि जब डॉक्टर ने एक सड़क दुर्घटना में घायल हुई महिला को हिजाब हटाने के लिए कहा तो इस महिला के रिश्तेदार डॉक्टर से झगड़ा करने लगे और ये कहने लगे कि डॉक्टरों को इलाज करने के लिए हिजाब हटवाने की क्या जरूरत है। अस्पताल में ये हंगामा उस डॉक्टर को पीटने के लिए हो रहा है जिसने एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला का इलाज करने की कोशिश की। इलाज से पहले डॉक्टर साहब ने सोचा कि चेकअप करना जरूरी है और इसके लिए उन्होंने बुजुर्ग महिला से हिजाब हटाने के लिए कहा। बस इसी बात पर उनसे मारपीट शुरू हो गई। जब वो हमारे पास लेके आई थी तो मरीज ठीक थी, हमने वाइटल लिए और मेन मुद्दा ये था कि जब हमने उनसे जो पहने हुए थे कपड़ा, जो हिजाब बोलते हैं, उस चीज़ को उठाने के लिए बोला तो उसी चीज़ पे थोड़ा सा बहस हो गई है उनकी कि हम नहीं उठाएंगे, आप ऐसे ही चेक करिए।
तो उस चीज़ पे थोड़ा सा विवाद बढ़ गया है कि सामने वालों ने गालियाँ दी और उसके बाद डॉक्टर से भी हाथापाई करी उन्होंने। तो ये थोड़ा सा गलत है कि हम अगर मरीज के चेकअप करेंगे तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि चोट कहाँ लगी हुई है, तभी तो हम बता पाएंगे कि चोट गंभीर है या नॉर्मल है। तो उस चीज़ को उन्होंने नहीं सोचा समझा और बस लड़ाई चालू कर। दरअसल सीढ़ियों से गिरने की वजह से बुजुर्ग के मुंह पर चोट लगी थी और इसी वजह से डॉक्टर ने हिजाब हटाने के लिए कहा था। लेकिन डॉक्टर की ये बात बुजुर्ग महिला के परिजनों को नागवार लगी और उन्होंने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। बुजुर्ग के साथ आई एक अन्य महिला ने अस्पताल का सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। अगर मेरा जब लड़का पिटेगा, मेरे लड़के को मारेंगे तो मैं क्या करूंगी? कुछ तो फेंकूंगी ना बचाने के लिए। मैंने इसलिए तोड़ फोड़ करी कि मेरे बच्चे को बचाना था मुझे। महिला के परिवार वालों का कहना था हिजाब का आरोप गलत है। उनका कहना है कि डॉक्टर जबरदस्ती बुजुर्ग महिला का मुंह खुलवा रहा था। हालांकि अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के लिए इन लोगों को यह समझाना मुश्किल हो गया कि डॉक्टर बिना चेकअप के इलाज कैसे करेगा। और अब देश की राजधानी दिल्ली का हाल देखिए, जहां गैंगस्टर रंगदारी मांगने के लिए खुलेआम गोलियां चलवा रहे हैं। ताजा घटना शाहदरा में हुई है, जहां अपराधियों ने घर पर गोलियां चलाने के बाद वहां एक पर्ची फेंकी और पीड़ित परिवार से 30 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। सिर पर हेलमेट और नकाब पहने इन गैंगस्टर्स ने शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में बंटी नाम के एक व्यक्ति के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि जिन गैंगस्टर्स ने ये फायरिंग की वो हाशिम बाबा गैंग के शूटर्स थे। जिस घर पर फायरिंग की गई वहां लगे सीसीटीवी में फायरिंग की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। इसमें दिख रहा है कि फायरिंग करने वाले 2 बदमाश हेलमेट में आए थे, जबकि तीसरा बदमाश नकाब पहने हुए था। इन बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद उनकी बंदूक जाम हो गई। हालांकि फायरिंग के बाद एक बदमाश ने घर के सामने 2 पर्चियां भी फेंकी। इन पर्चियों में गैंगस्टर हाशिम बाबा और सचिन के नाम पर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के घर पर फायरिंग हुई है वो कोई सट्टेबाज है। गैंगस्टर हाशिम बाबा फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उसके इशारे पर उसके गुर्गे दिल्ली में रंगदारी वसूल रहे हैं। गनीमत बस इतनी थी कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और शिकायत में बताया गया है कि बंटी को कुछ समय पहले हाशिम बाबा की तरफ से धमकी भरा फोन कॉल भी आया था। इधर आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ पाकिस्तान को ट्रोल करती हुई नजर आ रही हैं और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रही हैं। हरमनप्रीत कौर के इस 6 सेकंड के वीडियो ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को करारा जवाब दिया है। वीडियो में हरमनप्रीत कौर विश्व कप ट्रॉफी के साथ चाय का कप लेकर चीयर्स कर रही है। उनके इस अंदाज को विंग कमांडर अभिनंदन के उस डायलॉग से जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कैद में रहते हुए एक सवाल के जवाब में कहा था कि टी इज फैंटास्टिक। इस जवाब को भारतीय सैनिकों का दमखम और पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब माना गया था। हरमनप्रीत कौर ने भी पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम को ट्रोल करते हुए टी इज फैंटास्टिक वाली एक्टिंग की है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप के दौरान राफेल गिराने वाली एक्टिंग की थी। इसीलिए हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान महिला खिलाड़ियों को अपने अंदाज में ट्रोल किया है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। और दिल्ली के बॉर्डर्स पर जब पंजाब हरियाणा के किसानों ने 380 दिनों तक आंदोलन किया था, तब पूरे विपक्ष ने इस किसान आंदोलन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन आज जब कांग्रेस शासित कर्नाटक में हजारों गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, तब इन तस्वीरों पर सन्नाटा छा गया है और साफ दिखता है कि हमारे देश में राजनीति कितनी सिलेक्टिव हो गई है। कर्नाटक के बेलगावी में 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग सड़क पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर है। गन्ना किसानों की मांग है कि गन्ने का एमएसपी 3,500 रुपए प्रति टन होना चाहिए, लेकिन अभी केवल 3,200 रुपए प्रति टन दिया जा रहा है, जो नाकाफी है। गन्ना किसानों के उग्र तेवर देखकर कर्नाटक सरकार परेशान हो गई है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य की 26 शुगर मिल्स को बंद करवा दिया है। किसानों की मांग है कि जब तक उन्हें 3,500 रुपये प्रति टन का एमएसपी नहीं दिया जाएगा, तब तक शुगर मिलें बंद रखी जाएंगी।
कर्नाटक के गन्ना किसान महाराष्ट्र मॉडल पर पेमेंट की मांग भी कर रहे हैं। अगर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने लगे तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ऐसे पुलिसकर्मियों को लेकर खूब नाराजगी जताई जो सोशल मीडिया पर बस रील्स बनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों, बड़े आयोजनों में ऐसे पुलिसकर्मियों की तैनाती ही ना करें, तुरंत रोक लगा दें और इस तरह के मामलों में कड़ा संज्ञान लेकर ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बयान दिया है और इसका कारण यह है कि पुलिस विभाग की सख्ती के बावजूद कई पुलिस वाले अब भी घटनास्थल हो तो, पुलिस थाने हो तो, गश्त कर रहे हो इलाके में, उस दौरान रील्स बना रहे हैं। ये सब भी तब हो रहा है जब इस मामले में साल 2023 में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे। बताया गया था कि पुलिस की वर्दी सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, सेवा, मर्यादा से भी जुड़ी है और ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का प्रदर्शन सही नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे पुलिस वाले अब भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील्स बनाकर पोस्ट करे जा रहे हैं। देखिए, और ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाले कम बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्यादा हैं। पुलिस का काम राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, लेकिन इन वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस वाले इस बात को पूरी तरह भूल गए। उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों में रील्स बनाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इनमें भी सबसे चिंताजनक बात पता है क्या है? जिन पुलिसकर्मियों को संवेदनशील इलाकों में, बड़े आयोजनों में ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है, वो भी रील्स बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी पर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई है। हाल ही में जब दिवाली के मौके पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, तब पुलिस विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वीडियो या रील्स नहीं बनाएगा। लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों ने इस फैसले का पालन ही नहीं किया। और यहाँ बात सिर्फ एक आयोजन की नहीं है। सोशल मीडिया ऐसी रील्स से भरा पड़ा है जिनमें पुलिसकर्मी अपना काम करने के बजाय वीडियो बना रहे हैं। चिंताजनक ये है कि ज्यादातर रील्स में पुलिस वाले अपनी वर्दी का रुतबा और रुबाब दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि पुलिस आम जनता की सुरक्षा और सहयोग के लिए होती है। आप अयोध्या के इंस्पेक्टर अक्षय कुमार, सर्किल ऑफिसर अनिरुद्ध सिंह और मुरादाबाद के सब इंस्पेक्टर तरुण त्यागी की ये रील्स देखिए जो वर्दी में ड्यूटी के दौरान बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि रील्स बनाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। असल में सरकार तो लगातार एक्शन भी ले रही है, पुलिस वालों को नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दे रही है, लेकिन हालात हैं कि बदलते नहीं। पुलिसकर्मी है जो नियमों की अनदेखी करते हैं। पिछले 2 साल में देखिए, दो पुलिसकर्मियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ कुछ रील्स बनाई, खूब विवाद हुआ। पुलिस विभाग ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तक कर दिया। कासगंज में इसी तरह से एक महिला कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान रील्स बनाई थी, उसके खिलाफ भी पुलिस विभाग ने कार्रवाई की। ऐसे कई उदाहरण हैं। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी है, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है, उसके बावजूद सारे पुलिस वाले रील्स बनाना बंद नहीं कर। और कारण यह है कि पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारी, जी हाँ, जब पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारी खुद रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, तो फिर अपने माथत जो अधिकारी हैं उनको कैसे रोकेंगे पुलिसकर्मियों को? और ऐसा नहीं है कि इन रील्स के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। रील्स बनाने वाले इन पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर कॉप इन्फ्लुएंसर तक बोला जा रहा है और इनके इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। जो काम बिना रील्स और कैमरे के भी हो सकता है, वो काम भी ये पुलिस वाले सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज ये मुद्दा भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद चर्चा में आ गया है, सोशल मीडिया पर खूब बवाल है, लेकिन सच्चाई तो यही है। पुलिसकर्मियों में रील्स बनाने की समस्या लगभग हर राज्य में फैली है। मध्य प्रदेश को देखिए, जहां एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि पुलिस वालों में रील्स बनाने की लत कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकती है और इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द कड़े नियम बनने ही चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग ने भी नए दिशा निर्देश जारी करके पुलिसकर्मियों के रील्स बनाने पर रोक लगाई, लेकिन वहां भी इनका कोई पालन नहीं हुआ। देखिए, और मध्य प्रदेश में भी कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ये रील्स रीवा की महिला कांस्टेबल संध्या वर्मा ने बनाई थी और अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे
तो आपको बाकी पुलिसकर्मियों के भी कई वीडियो मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के अलावा बिहार में भी पुलिसकर्मियों के रील्स बनाने पर विवाद हो चुका है। आज बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस वाले रील्स बनाएंगे तो कानून व्यवस्था का क्या होगा, और ये गंभीर सवाल है। आज जब ये कहा जाता है कि भारत में लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है या भारत के लोगों में सोशल मीडिया की लत बढ़ रही है, तो उसका मतलब यही माना जाता है कि आम लोगों से जुड़ी समस्या है। लेकिन सच ये है कि पुलिस और दूसरे सरकारी विभाग के कर्मचारी भी इस लत का शिकार हो रहे हैं। सीधा असर हमारी व्यवस्था पर पड़ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि जो युवा IAS, IPS की नौकरी के लिए चुने जाते हैं, उन्हें भी इस लत से सावधान किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी LBS NAA ने यह नियम बनाया है कि ट्रेनिंग के दौरान कोई भी युवा अधिकारी रील्स, वीडियोस नहीं बना सकता। ऐसे मामलों में कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। हमारे पास इस तरह का तो कोई डेटा नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि देश में कितने पुलिस वाले या कितने सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान रील्स बना रहे हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को खोलकर देखेंगे तो आपको हजारों वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो सरकारों के लिए एक चिंता की बात पैदा करते हैं। और आज अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐसे पुलिस कर्मियों की तैनाती पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मुद्दा कितना बड़ा है। वैसे इस खबर के पीछे एक सामाजिक पहलू भी है। वो पहलू ये कि आजकल देश में हर नागरिक के लिए सोशल मीडिया जरूरी हो गया है। आज अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसका सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है तो उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्यों भाई? अब देखिए, एक सर्वे के मुताबिक आज की पीढ़ी सोशल मीडिया को अपना असली पता बनाती है। वो मानती है कि यही मेरा असली एड्रेस है। रील्स लोगों के लिए न्यू नॉर्मल है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में हर रोज सिर्फ इंस्टाग्राम पर लगभग 90 लाख रील्स अपलोड होती हैं, जबकि हर सेकंड इस देश में इंस्टाग्राम पर कम से कम 100 रील्स अपलोड हो रही हैं हर सेकंड। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में रील्स देखने बनाने की लत कहां पहुंच गई है, और अब इसने पुलिस वाले सरकारी विभागों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। और अब हम आपको उस दावे का पूरा सच बताएंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने रशिया से कच्चे तेल की खरीद को आधे से भी कम कर दिया है और अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद को 4.5 सालों बाद अचानक से बढ़ा दिया है। ये दावा करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में कर रहा है। लेकिन सच क्या है, जरा देखिए। दुनिया में कच्चे तेल को लेकर जितना भी व्यापार होता है उसकी निगरानी अलग अलग कंपनियों द्वारा की जाती है, जिनमें एक कंपनी का नाम है केटलर। इस कंपनी के मुताबिक 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच भारत ने रशिया से कच्चे तेल की खरीद को काफी कम कर दिया है। 20 अक्टूबर तक भारत रशिया से हर दिन 19,47,000 बैरल कच्चे तेल का आयात कर रहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद 27 अक्टूबर को यही आंकड़ा 11,95,000 बैरल हो गया। यानी ये एक हफ्ते में कच्चे तेल का आयात प्रतिदिन 7,52,000 बैरल कम हो गया। अब जिस वक्त ये आयात कम हुआ, ये वही समय है जब अमेरिका ने रशिया की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। इनमें एक कंपनी का नाम है रोजनेफ्ट और दूसरी कंपनी का नाम है लुकोइल। इन दोनों कंपनियों पर 22 अक्टूबर को अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी और ये कहा था कि जो देश इन कंपनियों से कच्चा तेल खरीदेंगे उन पर भी अमेरिका कार्रवाई करेगा। और दावा है कि इसी के बाद भारत ने अपने आयात में कटौती की। इसके पीछे एक और वजह यह बताई जा रही है कि भारत प्रतिबंधित हुई इन्हीं दोनों कंपनियों से अपना 66% से ज्यादा कच्चा तेल खरीदता था और रशिया की यही दोनों कंपनियां अपने देश में 50% से ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करती है। बड़ी बात यह है कि जब रशिया से भारत ने कच्चे तेल के आयात में कटौती की, तब उसी दौरान अमेरिका से भारत ने 4.5 साल बाद सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदा और हमारे कच्चे तेल के आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर सीधे 12% हो गई। अक्टूबर महीने में रशिया, इराक और सऊदी अरब के बाद भारत ने चौथे नंबर पर अपनी जरूरत का 12% कच्चा तेल अमेरिका से खरीदा और मार्च 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने अमेरिका से हर दिन 5.5 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया। अब सोशल मीडिया पर इन आंकड़ों को दिखाकर बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुक गई है, हमने सरेंडर कर दिया है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये दावा आखिर पूरी तरह से सही क्यों नहीं है।